यंग लीडरशिप और स्टूडेंट लीडर्स हम देख रहे हैं मुसलमानों में। अगरचे कि आपने ये बात सही कही कि बनिस्बत कम है, उसके पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं अपनी जगह पे। पार्टीशन का एक बड़ा असर मुसलमानों पे रहा, और उसके साथ साथ रिजर्वेशन का एक मामला रहा, जहाँ पर मुसलमान बहुत हद तक पीछे रह गए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ के नेशनल प्रेसिडेंट अब्दुल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हफीज़ साहब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त ये बिहार आए हुए हैं एसआईओ के कैंपेन को के सिलसिले में, एसआईओ ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर के। हम इनसे स्टूडेंट एक मुस्लिम एक्टिविज़म के ऊपर ख़ास तौर पे, साथ ही साथ जो मिली मसाइल अभी हैं और सियासी मसाइल हैं, उन तमाम मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब्दुल हफीज़ साहब, आपका इंसाफ टाइम्स में मैं इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज़ साहब, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो अभी भी एसआईओ को नहीं जानते, उनके लिए आप एक इंट्रोडक्शन एसआईओ का हमारे सामने पेश कर दें कि एसआईओ आखिर है क्या, किस तरह से काम करती है, और ख़ास मकासद इनके क्या है। जब बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मौजूद थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लीड करते हैं। वैसे में एसआईओ की क्या ज़रूरत थी, और एसआईओ किस तरीके से उसमें ख़ास है? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसआईओ का फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। एसआईओ 1982 में क़ायम हुई है, और गुज़िश्ता 42 ईयर से एसआईओ मुल्क भर में काम कर रही है। एसआईओ का आपने कहा कि क्या यूनिकनेस है, एसआईओ के नाम में ही खुद इसका आपको यूनिकनेस नज़र आएगा कि एसआईओ जो है इस्लाम के आइडियोलॉजी पे चलने वाली तंजीम है। और इसकी ख़ासियत ये है कि ये किसी रीजन की बुनियाद पर, किसी लैंग्वेज की बुनियाद पर और दूसरे किसी रेस की बुनियाद पर बनने वाली नहीं है, बल्कि इसकी आइडियोलॉजी जो है इस्लाम है। और उसके साथ साथ जब हम इस्लामिक कहते हैं तो इसका मतलब ये है, अगरचे कि इसके बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, कैडर होता है, वो मुसलमान होता है। मुसलमानों की आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे देश भर में मुसलमानों की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ है, जिसके ब्रांचेस आपको केरला, तमिलनाडु से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक नज़र आएंगे। गुजरात से लेकर आपको मणिपुर, आसाम तक भी एसआईओ के ब्रांचेस नज़र आएंगे, जो मुल्क भर में एसआईओ काम कर रही है। एसआईओ का आपने ये भी पूछा है कि ऑब्जेक्टिव और बेसिक क्या मिशन है एसआईओ का। एसआईओ का जो मिशन है वो ये बताता है कि एसआईओ जो है बेसिकली स्टूडेंट्स और यूथ को तैयार करना चाहती है। और तैयार किस तरीके से करना चाहती है? वो तैयार करना चाहती है ताकि वो समाज को रिकंस्ट्रक्ट करे। इस समाज को, जो बुराइयों का समाज बन चुका है, नाइंसाफ़ी का बन चुका है, उसको तब्दील करे। किस हिसाब से तब्दील करे, तो वो भी उसका स्टेटमेंट बताता है कि वो इलाही हिदायत की रोशनी में, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में वो समाज को रिकंस्ट्रक्ट करने का वो एक आइडिया रखती है, उसके मुताबिक काम करती है। अब चूँकि एसआईओ का जो आइडिया है वो इस्लाम से डराइव होता है, और इस्लाम जो है वो सब इंसानों के लिए है, तो हम इसमें ये भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो पैगाम हो वो सारे इंसानों तक हम रीच आउट करें। तो इसमें एसआईओ का आप यूनिकनेस नज़र आएगा कि एसआईओ इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव रिफॉर्म के लिए काम करती है। आपको बहुत सारी तलबा तंजीमें, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे जो कुछ पॉलिटिकल मुद्दे वगैरह को लेकर काम करती है, एसआईओ भी इस पे काम करती है। इसके साथ साथ एसआईओ एक इंडिविजुअल के रिफॉर्म के लिए भी कोशिश करती है, और कलेक्टिव रिफॉर्म के लिए भी कोशिश करती है। जैसा कि आपने कहा कि जो इलाही अहकामात है, या जो शरई नज़रिया है, उसके तहत आप जो है ज़हन साज़ी का काम करते हैं, इस्लाह का काम करते हैं, रिफ़ॉर्म का काम करते हैं। अभी जो यूनिवर्सिटियों के अंदर मुसलमानों का तबक़ा है, जो नया जनरेशन मुसलमानों का यूनिवर्सिटियों में मौजूद है, उसमें हम देखते हैं कि जो नए ज़माने के अलग-अलग आइडियाज़ हैं, चाहे वो फ़ेमिनिज़्म हो या इस तरह के जो लिबरल आइडियाज़ है, उसका असर बहुत ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स पर पाया जाता है। और बाज़ दफ़ा वो इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर भी तनक़ीद करते हुए नज़र आ जाते हैं। इतने ज़्यादा उनके ऊपर असरात है। इसका मुकाबला आप किस तरीके से कर रहे हैं? एसआईओ की अपनी जो हिस्ट्री रही है, अगर आप इसको जाकर देखें कि जब अर्ली एसआईओ जब इस्टेब्लिश हुई थी 1980s में, 90s की बात है, तो अब जभी भी आप देखते हैं कि उस मौके पर कम्युनिज़्म का गलबा था। और उस मौके पर एसआईओ का एक बहुत बड़ा कारनामा ये रहा कि एसआईओ ने यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को ये समझाया कि तुम मुसलमान रहते हुए भी एक अच्छे तालिब इल्म बन सकते हो। जबकि ये समझा जाता था कि अगर कोई मुसलमान एजुकेशन की तरफ जाता है, तालीम की तरफ जाता है, तो कहीं न कहीं उसको दीन से दूर रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में अभी का तो बहुत कम हम आइडियोलॉजीज़ का वार देखते हैं। उस मौके पे भी एसआईओ ने इसको बहुत अच्छे से फेस किया है। तो हम जो है, हमारा जो पूरा आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, इसमें हम ये चाहते हैं कि इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए। इंसान जो है अपने सिर्फ डिज़ायर्स को गॉड नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो खुदा ने इसे पैदा किया है उसको खुदा माने, और इसके हिसाब से अपनी चॉइस को भी वो सबमिट करने वाला बने। तो इसके लिए हम लोग मुख्तलिफ़ कैंपेन्स करते हैं, जहाँ पर हम नौजवानों को बुराइयों से और अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी से निकालने की भी कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में हमारी रिसेंट कैंपेन हमने की
जो हमारी लास्ट टर्म में रही, मोरल लिविंग के नाम से हमने की। और उसमें हमने मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में और लोकेलिटीज़ में नौजवानों को रीच आउट हुए और उनको अखलाकी और इथिकल वैल्यूज़ की तरफ बुलाया, हया की तरफ बुलाया। और हमने ये कोशिश की कि वो नौजवान जो है ऐसी ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो तकवा वाली ज़िंदगी हो, जो बाउंड्रीज़ के अंदर उनकी ज़िंदगी पाया जाए। वो इस दुनिया में जो है एब्सोल्यूट फ्रीडम के लिए नहीं आया है, इस दुनिया में जो है वो आम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसके लिए एक अखलाकी हदूद है, एक बाउंड्रीज़ है जिसके अंदर उसको रहना चाहिए। तो उस दुनिया में भी वो कामयाब होगा, दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी में गुजार सकेगा। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ कैंपेन्स, प्रोग्राम्स हमारे मुस्तकिल होते रहते हैं। किसी भी कम्युनिटी के लिए जो रिसोर्सेज़ निकलते हैं, जो लीडरशिप निकलती है, वो यूनिवर्सिटियों से निकलती है, तालीमी इदारों से निकलती है। इस वक़्त अगर हम देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं न कहीं अफ़राद का बहरान है, अफ़राद की कमी है, रिसोर्सेज़ की कमी है। वैसे में जबकि हम देखते हैं ट्राइबल्स, दलित, इस तरह की कम्युनिटीज़ जो हज़ारों साल से ज़ुल्म का शिकार रही, पिछड़ी रही, उनके यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स का एक तबका नज़र आता है, उनके यहाँ के अच्छे एकेडमिशियंस नज़र आते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट नज़र आते हैं, लेकिन मुसलमानों में कहीं न कहीं इन चीज़ों की कमी मौजूद है। यूनिवर्सिटियों में आखिर क्या कमी ऐसी रही कि वहाँ से ऐसे रिसोर्सेज़ मुसलमानों के लिए पैदा नहीं हो सके या उस तादाद में नहीं पैदा हो सके जिस तादाद में होनी चाहिए, जिसकी कम्युनिटी को ज़रूरत है? इस बात से तो इत्तेफ़ाक मैं करूँगा कि कम है, लेकिन बिल्कुल नहीं है इसका भी मामला मेरे ख़्याल से गलत होगा। क्योंकि सीएनआरसी का पूरी मूवमेंट आप देखें, उसमें जो जिन्होंने लीड किया वो मुसलमान स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट लीडर्स थे, जिन्होंने सीएनआरसी मूवमेंट को पूरे हिंदुस्तान में लीड किया। उसके लिए जामिया, एएमयू हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है कि उन्होंने स्टेट रिप्रेशन के आगे, अट्रॉसिटीज़ के आगे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लीड किया। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा मूवमेंट है हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख में, जहाँ पे यंग यंग लीडरशिप और स्टूडेंट लीडर्स हम देख रहे हैं मुसलमानों में। अगरचे कि आपने ये बात सही कही कि बनिस्बत कम है, उसके पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं अपनी जगह पे। पार्टीशन का एक बड़ा असर मुसलमानों पे रहा और उसके साथ साथ रिजर्वेशन का एक मामला रहा, जहाँ पर मुसलमान बहुत हद तक पीछे रह गए। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मुसलमान इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कोशिशें हमारी मिली तंजीमों की जानिब से, हमारे कम्युनिटी की जानिब से होने की ज़रूरत है, जिसमें स्टूडेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले। मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव एसआईओ का यहाँ पर तज़किरा करना चाहूँगा। हम लोग ईयरली सीयूईटी की कोचिंग के लिए इसका एहतमाम करते हैं, और जो स्टूडेंट डिज़र्व करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग फ्री कोचिंग दिल्ली में मुहैया करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब लास्ट टाइम कोचिंग की तो उसके ज़रिए से 40 स्टूडेंट्स को हम लोग बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा पाए। तो हम समझते हैं ऐसे इनिशिएटिव बहुत सारी तंजीमों को, इदारों को भी इस सिलसिले में लेना चाहिए। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं, अलग-अलग कम्युनिटीज़ के ऊपर जो यूनिवर्सिटियों के अंदर मौजूद है, अलग-अलग कम्युनिटी के स्टूडेंट्स उन पर भी अटैक हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब एनएफएस जैसे मसाइल आते हैं, तो उस वक़्त जो दलित और ट्राइबल और ओबीसी समाज की बाहरी तंजीमें हैं, बाहर की जो लीडरशिप है, सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप, वो आवाज़ उठाती है, वो भी आंदोलन करती है। लेकिन जब मानव का मामला आता है, जब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद को जो है एनएसपी में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, इस तरह के जामिया पे अटैक्स होते हैं, वैसे वक़्त में जो हमारी कम्युनिटी लीडरशिप है, हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है, वो मुखर नहीं हो पाती है। आखिर स्टूडेंट्स लीडरशिप से, स्टूडेंट एक्टिविज़्म से, स्टूडेंट्स मसाइल से हमारी कम्युनिटी की दूसरी लीडरशिप और दूसरे जो तंजीमें हैं वो कटी हुई क्यों है और इसका हल क्या है? आप ये अगर आप इस पे गौर करें, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है मानव वगैरह की स्कॉलरशिप की। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हमें नज़र आते हैं, आप चाहे जामिया की बात करें, अलीगढ़ की करें, ख़ास तौर पे ये 2 यूनिवर्सिटीज़ मानू बनिस्बत उसमें कम अटैक में आया है। उसके बाद आप ये भी ट्रेस कर सकते हैं कि जो प्री एनआरसी और पोस्ट एनआरसी जो स्टेट का उस पे अटैक रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। पोस्ट सीएनआरसी जैसे ही स्टूडेंट मूवमेंट यहाँ से उठती है, तो उसके बाद से इन कैंपसेस में मिलिट्री का बढ़ जाना, पुलिस का बढ़ जाना और हर किस्म के डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर का ख़त्म हो जाना, ये ख़ास तौर पर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि इसके ज़रिए से खौफ की एक लहर पाई जाती है, इसके ज़रिए से एक डर का माहौल बिठाने की कोशिश की जाती है। जामिया एएमयू वगैरह में ख़ास तौर पे इसका आप मनादिर देख सकते हैं। फिर भी वहाँ पे स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं। बतौर ख़ास जामिया में आप देखा कि रिसेंटली वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया, बहुत छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से। तो हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स को इस मामले में ख़ास तौर पे खड़ा होने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपका इस सवाल का मुद्दा है कि दूसरी लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप कितना इसमें शामिल होती है, तो हम समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा गैप है और इस पे हम एग्री करते हैं। और इस तरीके से एक मुख्तलिफ़ मसाइल का जो मुसलमानों को सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, चाहे वक़्फ़ का मसला हो, रिलीजियस मसाइल हो, चाहे वो पॉलिटिकल, एजुकेशनल मसाइल हो, इसमें बहुत सारा मुसलमानों के इदारों की, जमातों की, तंजीमों की हमें ज़रूरत नज़र आती है। बहुत कम है। अगर आप नेशन वाइड आप गौर कर तो 4 से 5 तंजीमें ही नज़र आएगी।
तो हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत सारा तेज़ी से इज़ाफ़ा होने की ज़रूरत भी महसूस होती है, और ये भी हम कोशिश करें कि हमारे मसाइल जो है दीगर भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, दीगर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुद्दा हम बना पाएँ। इस पे खुद से कोशिश करने की ज़रूरत है, वैसे बहुत कमी है, इस पे हम इत्तेफ़ाक करते हैं आपसे। अभी सीए की बात भी हमने की, उसके बाद वक़्फ़ का तज़किरा भी आया। सीए मूवमेंट में हमने देखा है कि जो माइनॉरिटी नेचर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहीं पर मूवमेंट सही तरीके से खड़ी हो पाई और मुस्लिम स्टूडेंट्स ने ख़ास तौर पे पूरे मुल्क में उस मूवमेंट को लीड किया था। लेकिन वक़्फ़ का मामला जब आता है, वक़्फ़ एक्ट पास होता है, इस आंदोलन में कहीं न कहीं ये कमी महसूस हो रही है कि इस मुस्लिम स्टूडेंट्स उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं, उस तरह से रोल नहीं निभा पाए हैं, जिस तरीके से सीए में उन्होंने निभाया था। इसका रीज़न असल आपको क्या समझ में आता है? जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स जेल को चले गए हैं, क्रैकडाउन बड़े पैमाने पे हुआ और उसमें कम्युनिटी उस तरीके से साथ नहीं खड़ी हो पाई, लिहाज़ा वो अकेले परेशान होते रहे। ये गैप एक रीज़न इसका रहा। आपकी नज़र में क्या ये रीज़न है और क्या दूसरे क्या रीज़न ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाए, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट नहीं आ पाए इस आंदोलन में उस तरह से? जी, ये बात बहुत हद तक सही है कि सीएनआरसी, पोस्ट सीएनआरसी जो स्टेट का क्रैकडाउन रहा है और जो स्टूडेंट लीडर्स की गिरफ्तारी रही है, वो कहीं न कहीं मुतासिर की है माहौल को, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को और लीडरशिप को आगे बढ़ने के लिए। तो इसका भी एक रीज़न हमें भी हम भी इससे इत्तेफ़ाक करते हैं। लेकिन एक दूसरा मामला ये भी है कि इसका चूँकि ये एक पर्सनल लॉ बोर्ड का इश्यू रहा और हमारी जो दीनी मिल्ली जमातें हैं, क़यादत है, उन्होंने भी इस महाज़ को सँभाला। तो एक हिसाब से वो जो क्राइसिस हमें सीएनआरसी के मौके पे नज़र आया कि कोई भी आगे नहीं था, स्टूडेंट लीडर्स उसमें आगे बढ़ के काम किए थे, वो कहीं न कहीं इसको हमारी जो मिल्ली क़यादत है उसने किसी हद तक उसको सँभालने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि बहुत सारी जगह पर यूथ हो, स्टूडेंट लीडर्स हो, इसको भी वो अपना हिस्सा अदा करने की भरपूर कोशिश आपको करते हुए नज़र आएँगे। इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलासों में शिरकत, तो एसएयू का खुद का तजुर्बा रहा है वक़्फ़ के सिलसिले में। तो हमने अव्वल रोज़ से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से लेके पटना का जो प्रोटेस्ट था बिल पास होने से पहले, उसमें मैं भी खुद शरीक रहा, मेरी भी खुद इसमें स्पीच रही। तो इस किस्म से हम कोशिश कर रहे हैं, अगरचे कि जैसा पहले सीएनआरसी में दूसरे स्टूडेंट लीडर शामिल थे, उसमें हमें कमी नज़र आती है इस सिलसिले में। अभी बिहार में आप मौजूद हैं। बिहार में आपको पता चला होगा कि वोटर लिस्ट रिव्यू करने का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसके लिए बहुत कम वक़्त दिया गया, अब तो 20 दिन ही बचा है। इसको मिनी एनआरसी के नाम से याद किया जा रहा है, अपोज़िशन पार्टी अब इस पर आवाज़ उठा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जब मामला सामने आया तो हमने अपने जो एडवाइज़री बॉडी होती है उसमें भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, और ये बहुत ही शॉकिंग भी है और एज़ वेल एज़ ये बहुत ही डिज़ास्ट्रियस स्टेप हम इसे मानते हैं। और यूँ महसूस होता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास मसाइल खड़ा करने के अलावा और कोई चीज़ बची नहीं है। वो अपने वेलफेयर स्कीम बताकर, अपना काम बताकर इलेक्शन जीतने का काम नहीं कर रही है, बल्कि हर मौके पे ये होता है किसी न किसी तरीके से केओस ठहराया जाए, डिज़ास्टर खड़ा किया जाए और उसके ज़रिए से इलेक्शन को जीतने की कोशिश की जाए। तो ये मसला हमें भी नज़र आता है कि ये इसका एक इमीडिएट भी वो लोग फ्रूट चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म में फ्रूट चाहते हैं। इमीडिएट फ्रूट इस तरीके से चाहते हैं कि इलेक्शन में कहीं न कहीं जो गरीब तबका है, जो माइनॉरिटी है, वो वोटर लिस्ट से चले जाए और ये अपना सत्ता में अपना हिस्सा जमा पाएँ। दूसरा लॉन्ग टर्म ये भी है कि जो बंगाल में ये लोग गेम खेलते आए हैं पब्लिक डिस्कोर्स में, कि बांग्लादेशी वाला हवा खड़ा करना और इस तरीके से, वो चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिकल लैंडस्केप में चूँकि वो जगह नहीं बना पाए हैं प्रोएक्टिवली, तो इस तरीके से नेगेटिवली एक कम्युनल एजेंडे के साथ वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो कोशिशें हो रही है पॉलिटिकल पार्टी से भी हो रही है, मिल्ली जमातों से हो रही है, जमात इस्लामी इसकी कोशिश कर रही है, यहाँ की जो यूनिट मौजूद है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करें, दूसरी तंजीमों के साथ उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है, उसकी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम दे और इसके सिलसिले में रोक लगाने की कोशिश करें, ताकि इमीडिएटली ना हो, कुछ टाइम मिले लोगों को और उसमें इस तरीके से सहूलत मिले कि लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से मुनासिब तरीके से कर सकें। ये जो कंडीशन है कि शहरियत साबित करना है, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक किस्म का टर्न हमें महसूस होता है।